हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुनेसल। आज के वीडियो में हमें पढ़ना है नेपोलियनिक कोड। आज के वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेपोलियनिक कोड के बारे में। नेपोलियनिक कोड जो है उससे कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो नेपोलियनिक कोड में 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक है उसकी एडवांटेजेस और दूसरी हैं उसकी डिसएडवांटेजेस कि क्या क्या कमियां थी नेपोलियनिक कोड में, ये हमें बताना है। नेपोलियनिक कोड पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में पता होना चाहिए कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन एक्चुअल में कौन था? नेपोलियन फ्रांस का रूलर था फ्रॉम द टाइम पीरियड 1804 टू 1815 तक। और हम ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज अ लिबरल पर्सन। ठीक है, लिबरल चेंजेस किए थे उसने। जो भी फ्रांस में चेंजेस किए थे वो सारे के सारे लिबरल चेंजेस थे। दूसरी चीज़ ये थी कि नेपोलियन जो है उसकी जो पॉलिसी थी, मतलब वो किस तरीके से रूल करता था, तो उसकी पॉलिसी कैसी थी? एक्सपेंशनिस्ट, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था वो। उसका एम था कि पूरे के पूरे यूरोप को वो क्या कर ले? कॉन्क्वर कर ले, जीतना चाहता था। तो इसलिए उसने फ्रांस के आसपास के जितने भी एरियाज़ थे उन एरियाज़ के साथ उसने युद्ध लड़े और उन टेरिटरीज़ को किसकी टेरिटरी में मिला लिया? फ्रांस की टेरिटरी में उसने मिला लिया। ओके, ये चीज़ें कुछ हमने 9th क्लास में पढ़ी थी नेपोलियन के बारे में। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि NCERT से पढ़ने का पर्पस क्या है। NCERT से पढ़ने का हमारा पर्पस है कि आपको अप्रोच समझ में आए कि NCERT को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, NCERT से पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आए हैं या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तीसरी चीज़ ये है, आपको ये लगता होगा कि अगर हम NCERT से पढ़ेंगे तो वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी लंबे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे वीडियोज़ होंगे वो 20 to 25 मिनट्स, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहती। बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहती कि आपको बहुत ही लेंदी लगें चीज़ें, तो आपके लिए बहुत ही टायरिंग प्रोसेस हो जाए कि यार वीडियो देखना पड़ेगा, इतना लंबा समय लग जाएगा। तो ऐसा ना हो आपके साथ। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कंसाइज तरीके से। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स, कि नोट्स नहीं प्रोवाइड हो रहे। जब भी आप पढ़ेंगे तो जो जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करूँगी, मैं साथ साथ आपको बताऊँगी कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और उसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है। तो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगी दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ़ यू वांट यू कैन मेक योर ओन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए। PDF नोट्स में मैं खुद भी बिलीव नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। PDF नोट्स में किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप जो है नोट्स, क्योंकि हर बच्चे को अलग चीज़ें समझ में आती हैं, हर बच्चा जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो ग्रैस्प करता है। तो नोट्स आपके जितने खुद के होंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ही चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का आपका नाम है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नेपोलियनिक कोड के फीचर्स क्या हैं, नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए थे। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन जो है उसने डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस में। भाई जैसे ही नेपोलियन का रूल आया तो जो फ्रांस है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये जो फ्रांस है यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान का रूल आ गया था तो डेमोक्रेसी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसने जो अच्छी चीज़ें करी वो पूछी जाती हैं। बट ही हैड इनकॉर्पोरेटेड सम रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। ये एग्जैक्ट टर्म्स आते हैं और हम समझते हैं पता नहीं रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स क्या ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स जो है इनकॉर्पोरेट करने का मतलब होता है लागू करना, शामिल करना। क्यों ऐसा किया था उसने? ताकि वो पूरे सिस्टम को बहुत ही रैशनल का मतलब होता है रीजनेबल, जो सही हो,
एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब जिसकी काम करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा हो, एफिशिएंसी काम करने की एबिलिटी जिसकी ज़्यादा हो, तो ऐसे कुछ चेंजेस वो लेकर आया था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टू बी वेरी प्रिसाइज और वेरी एग्जैक्ट, क्वेश्चन ये है कि नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल थे जो वो लेकर आया था? तो यहाँ से इस लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा और इसका आंसर देखो अभी हम करते हैं। ठीक है, आंसर कहाँ होगा? आंसर है जो नेपोलियनिक कोड है उसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। दोनों ही नाम बड़े सिमिलर हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 एंड नेपोलियनिक कोड। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, उसने सारे के सारे प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए जो कि बर्थ के बेसिस पे थे। पहली चीज़, डिड अवे का मतलब होता है ख़त्म कर देना। ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अगला है आपका, ही इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, ऐसा उसने इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर दी थी। तीसरा, ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, कि लोगों के पास प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, ये भी उसने लागू किया था। इसके बाद है ये जो कोड था, मतलब नेपोलियनिक कोड जो था, इसको उन रीजन्स में भी एक्सपोर्ट किया गया जो फ्रेंच कंट्रोल के अंदर आते थे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये फ्रांस है, लेकिन नेपोलियन तो क्या था, एक्सपेंशनिस्ट था। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया था, अपना रीजन जो है वो बढ़ा लिया था। मतलब ये जो सारे एरियाज़ हैं आसपास के, ये सब किस में आ गए थे, फ्रांस में शामिल हो गए थे। तो इसलिए सारे के सारे एरियाज़ में, इन सभी एरियाज़ में उसने किसको लागू कर दिया था, अपने प्रिंसिपल्स को लागू कर दिया था। ओके, तो उनमें क्या क्या चीज़ें थी? उसमें था कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है उनको सिंप्लीफाई कर दिया था। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का मतलब समझो आप लोग, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे विलेज एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, उसके ऊपर स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, उसके ऊपर यूनियन एज इन हमारी सेंटर या हमारा नेशनल गवर्नमेंट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। अब ये तो हमने बहुत ही इजी कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे रूल करना आसान है। उस समय पे क्या होता होगा, मे बी जैसे सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट होती थी, तो इसके लिए आप सोच के देखो, अकेले सेंटर गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के लिए रूल करना कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उनको सिंपल कर दिया, आसान कर दिया, ताकि रूल करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अगला, ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। उसने फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम का मतलब है जैसे हमारे इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम होता है। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, एक ज़मींदार होता था, वो ज़मींदार के पास खूब सारी ज़मीन होती थी, उस पे वो लोगों से काम करवाता था। मोस्टली क्या करवाता था, बेगार। बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट एनी पेमेंट, पैसा नहीं मिलता था उनको कुछ भी। ऐसे ही फ्यूडल सिस्टम होता था यूरोप में। फ्यूडल सिस्टम में कौन होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स ये क्या करते थे, ये भी लोगों से अपने खेतों पे काम करवाते थे। ठीक है, वो जो काम करते थे ना, उन लोगों को बोलते थे सर्फ्स, और वो जो काम करते थे उसको बोलते थे सर्फडम। ठीक है, ये वर्ड अभी आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि उसने फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, ख़त्म, क्योंकि सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव एज इन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करता था, तो सही नहीं था। सेम जैसे ज़मींदारी सिस्टम था, बिल्कुल वैसे ही। फिर अगला जो चेंज उसने किया वो क्या था, फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। सर्फडम, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सर्फ कौन होते थे, ऐसे लोग जो फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम करते थे। वो जो काम करते थे उसको हम क्या बोलते हैं, सर्फडम बोलते हैं। तो सर्फडम जो है वो उसने अबॉलिश कर दिया, उससे फ्री कर दिया किसानों को। ओके, सर्फडम समझ में आ गया। अब सर्फडम के सामने एक चीज़ और लिखी है, वो क्या है, मेनोरियल ड्यूज़।
मेनोरियल ड्यूज़। मेनोरियल ड्यूज़ क्या होता है? देखो, जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब ज़मींदारों के इक्विवेलेंट जो लोग थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये जहाँ पे रहते थे उसको क्या बोलते थे? मैनर। मैनर मतलब एक आलीशान सी बिल्डिंग, महल समझ लो, महल। अब क्या होता था, जैसे ज़मींदार टैक्स लेते थे लोगों से, वैसे ही ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे ये भी लोगों से कुछ पैसे वसूलते थे। तो इसका मतलब वो पैसा कहाँ जाता था? मैनर में, महल में। तो इसलिए इससे एक वर्ड बन गया मैनोरियल ड्यूज़। ड्यू का मतलब होता है बकाया राशि, मतलब कुछ टैक्स अगर बकाया रह गया हो, बकाया राशि, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। तो मैनोरियल ड्यूज़, ड्यू का मतलब वो पीने वाली ड्यू नहीं, ध्यान रखना आप लोग, DUE है ये। ओके, मैनोरियल ड्यू समझ में आ गया। मैनर मतलब जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे तो उनको जो पैसा, उनको जो टैक्स बेसिकली देना होता था उसको क्या बोलते थे? मैनोरियल ड्यूज़। तो नेपोलियन क्योंकि लिबरल था तो उसने जितनी भी समाज में जितनी भी बुराइयां थी वो सारी की सारी बुराइयां उसको हटानी थी, तो ये सारी बुराइयां उसने क्या कर दी? ख़त्म कर दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आपके नोट्स भी होपफुली इसके साथ साथ बन रहे होंगे। उसके बाद वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द टाउन्स टू, और क्या चेंज किया था जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, जो वर्ड कई बार हमें समझ में नहीं आता है। दैट इज़ इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? टर्म आया गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स को एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना या संगठन बनाना, संगठन बनाने का अधिकार देना। जब संगठन बनाएंगे तो ये कुछ डिमांड करेंगे, इनकी डिमांड जब पूरी हो जाएगी तो उससे ये क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। ट्रेड फ्लोरिश होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सरकार के पास खूब सारा क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इसीलिए गिल्ड जो है वो बनाना उसने क्या कर दिया? गिल्ड बनाने के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म कर दिए। राजाओं ने ये मर्चेंट्स के एसोसिएशन बनाने पे रोक लगा दी थी। कारण ये था कि राजा जो है अपने राज्य में स्टेबिलिटी चाहता था, कि अगर वो डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है राज्य में इंस्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने इनके गिल्ड बनाने पे क्या लगा रखी थी? रोक लगा रखी थी। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? इस रोक को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया। नाउ द मर्चेंट्स कैन मेक एसोसिएशंस। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है अपना इसी, और क्या क्या उसने अच्छे अच्छे चेंजेस किए। अगला जो एक अच्छा सा चेंज था वो था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। क्यों किया गया? वही सेम चीज़, मर्चेंट्स अगर क्या बनाएंगे? गिल्ड्स बनाएंगे। गिल्ड्स बनाएंगे तो क्या इम्प्रूव करेंगे? ट्रेड इम्प्रूव करेंगे। अब ट्रेड इम्प्रूव करने से क्या होगा हमें भी पता है। तो ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए एक फैक्टर क्या ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसलिए नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या कर दिया? इम्प्रूव कर दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ही। तो ये आपका नेपोलियनिक कोड जो है उसकी अच्छी अच्छी बातें, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? उसकी एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके पॉजिटिव रिफॉर्म्स भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा भी टर्म आए, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी हैं अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि जिस समय में नेपोलियन ये चेंज कर रहा था कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसे चेंजेस करने की, क्योंकि क्या थी? मोनार्की। राजा के टाइम पे ऐसे सिस्टम करना जो है वो बड़ा मुश्किल था। तो रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी, अचानक से जो बदलाव किए जाते हैं उनको रेवोल्यूशनरी चेंज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके क्या क्या चीज़ें जो हैं। अब थोड़ा सा क्योंकि हम कंसाइज और क्रिस्प पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो करवा देती हूँ, ठीक है। अब इसने जो भी चीज़ें करी, यूनिफॉर्म लॉज बनाए, स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स कर दिए, कॉमन करेंसी कर दी, ठीक है, जो कि हमने उसमें भी पढ़ी थी कलेक्टिव बिलोंगिंग में, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ा था कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के लिए। तो वो सारे चेंजेस इसने फ्रांस के आसपास कर दिए थे। इससे क्या होगा? मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ट्रेड जो है वो फ्लोरिश होगा। ओके, अगली चीज़, अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी कि शुरू में तो जो आर्मीज़ हैं
नेपोलियन की, जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में उनको वेलकम किया गया, जैसे ब्रसेल्स हो गया, मीन्स, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज़ का वेलकम किया गया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी हैं, लिबरल हैं, चेंज कर रही हैं, लोगों की भलाई चाहती हैं, बिल्कुल। लेकिन जल्दी ही वो जो एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, ये उत्साह, लोगों का जो उत्साह था वो धीरे जल्दी ही किस में बदल गया, हॉस्टिलिटी, मतलब लोग एग्रेसिव हो गए उसकी चीज़ों को लेकर, मतलब कुछ तो ऐसा गलत हुआ होगा। तो वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो कमियां थी नेपोलियनिक कोड में, वो कमियां क्या थी? सबसे पहली कमी इंक्रीज्ड टैक्सेशन। इसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? डिसएडवांटेजेस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये कमियां थी। इंक्रीज्ड टैक्सेशन मतलब उसने टैक्स बढ़ा दिया था, भाई ऑब्वियस सी बात है, युद्ध करेगा, युद्ध करने के लिए उसको खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब ये खर्चा जो है, ये खर्चा कहाँ से लाएगा? लोगों पे टैक्स बढ़ाएगा तभी तो खर्चा आएगा। ओके, उसके बाद है दूसरी चीज़, उसने सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जो रूल कर रहा होता है, जो रूलर होता है, बेसिकली रूलर मतलब जो शासक जो रूल करता है, राजा बेसिकली। तो शासक जो होता है उसके अगेंस्ट में या सरकार के अगेंस्ट में, मॉडर्न टर्म्स में सरकार के अगेंस्ट में किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ प्रिंट करने से पहले उसकी परमिशन लेना या प्रिंट करने पे रोक लगा देना, ठीक है, प्रिंट को बैन कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंसरशिप बोलते हैं। तो ये दूसरी डिसएडवांटेज है किसकी? नेपोलियनिक कोड की। उसके अलावा तीसरी डिसएडवांटेज, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। देखो तीसरा, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? नेपोलियन को वॉर करने थे, वॉर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आर्मी जब वो अपनी बनाएगा तो उसके लिए उसको सोल्जर्स चाहिए होंगे। अब अपनी मर्ज़ी से तो कोई मरने के लिए आना नहीं चाहेगा, तो इसलिए उसने सोल्जर्स को ज़बरदस्ती रिक्रूट करना शुरू किया। अगर आप चाहो तो ये जो वर्ड है ना कॉन्स्क्रिप्शन, इसकी जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो रिक्रूट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, किसमें? आर्मी में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसकी वजह से लोग जो है वो नेपोलियन के प्रति क्या हो गए? हॉस्टाइल, एग्रेसिव। शुरू में उसको बहुत पसंद कर रहे थे। क्यों पसंद कर रहे थे? क्योंकि उसने इतने सारे अच्छे काम किए थे, इसलिए वो सब लोगों को पसंद था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के सामने सच्चाई आई तो उनको समझ में आने लगा कि इन अच्छी चीज़ों के पीछे क्या छुपा है। इन अच्छी चीज़ों के पीछे छुपी है टैक्स बढ़ा, सेंसरशिप लगी, और उसके बाद लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे होती है। ओके, थैंक यू सो मच।